Hello and welcome to the fourth episode of The Hot Issue। आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे उसका ताल्लुक पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ट्विटर अकाउंट से है। हम ये खोज लगाने की कोशिश भी करेंगे कि ट्विटर अकाउंट में किस किस्म का गलत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और ये ट्विटर अकाउंट आखिर चला कौन रहा है। 20 मई को मैंने नोट किया कि 8 बजे से लेकर रात के मिडनाइट तक यानी 12 बजे के बाद तक इमरान खान जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के उनके ट्विटर अकाउंट से भारतीय फौजों और जो भारतीय प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी उनके खिलाफ जहर उगलने के सिवाय और कुछ नहीं किया जा रहा। और इमरान खान के 1,17,00,000 जो ट्विटर फॉलोअर्स हैं उनके दिमागों में ये भरा जा रहा है, नफरत भरी जा रही है भारत के खिलाफ, नफरत भरी जा रही है नरेंद्र मोदी के खिलाफ। और इसके अलावा और कोई बात नहीं की जा रही जिसका ताल्लुक पाकिस्तान के तरक्याती प्रोग्रामों से हो या कोई खुशखबरी हो कि हमने इतनी फैक्ट्रियां लगा दी हैं, इतने हमने मुलाजमतें देने का जो ऐलान किया था उसमें से इतने % मुलाजमतें हमने दे दी हैं। और फिर इन ट्विटर मैसेजेस में वो इंडिया पर जम्मू कश्मीर को गैर कानूनी तरीके से उस पर कब्जा रखने और चौथे जिनीवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी करते हुए जंगी जराइम के मुर्तकब होने का जो है इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं। तो ये सबसे पहले तो ये इस किस्म की ट्वीट्स जो है वो ये साबित करती हैं कि हुकूमत पाकिस्तान जो है इसको किसी किस्म की भी जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, चाहे वो नाम नहाद आज़ाद कश्मीर हो, लद्दाख हो, गिलगित बल्तिस्तान हो या जम्मू हो, किसी किस्म का कोई इनको शर्म नहीं है, हमदर्दी नहीं है और जो आज तक इन्होंने किया है उसका कोई पछतावा भी नहीं है। मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ 1947 के मौसम ख़ज़ां की तरफ, और मैं 2 वाक़यात बयान करूँगा सिर्फ आज के प्रोग्राम में जिसमें मैं ये साबित करने की कोशिश करूँगा कि हकीकत में जंगी जराइम के जो है वो मुर्तकब कौन हुआ और किसके कब्ज़े में जम्मू कश्मीर की रियासत है। आपको याद दिलाऊं कि 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने 50,000 कबायली लश्करियों को साथ मिलाकर 5 एंट्री पॉइंट से जम्मू कश्मीर की आज़ाद रियासत पर अनप्रोवोक्ड अटैक किया था 22 अक्टूबर की रात को 1947 में। और ये एक इल्लीगल एक्ट था और यूनाइटेड नेशंस के जिनेवा कन्वेंशन के जो मुकदमे चले हैं जंगी जराइम पे, उसमें इसको क्राइम ऑफ एग्रेशन के तौर पर क्लासिफाई किया गया है। एक्सक्यूज मी। यानी कि कोई भी मुल्क जब दूसरे मुल्क के ऊपर बगैर किसी वजह के, बगैर किसी प्रोवोकेशन के अपनी फौजें लेकर चढ़ाई करता है उसको क्राइम कहा जाता है और इस क्राइम को क्लासिफाई किया जाता है क्राइम ऑफ एग्रेशन। लेकिन पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की उस वक्त की हुकूमत सिर्फ क्राइम ऑफ एग्रेशन नहीं बल्कि क्राइम अगेंस्ट पीस और क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी जो है उसके भी मुर्तकब हुए हैं। ये तीनों कैटेगरीज को जब हम एक जगह पे करते हैं तो इसको कहते हैं क्राइम, वॉर क्राइम्स। अब 2 ऐसे वाकयात हैं। एक तो जो मैंने बयान किया कि पाकिस्तान ने हमला किया। पाकिस्तान का हमला क्यों गैर कानूनी था? इसलिए कि 8 जुलाई सन 1947 को वेस्टमिनिस्टर में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट पास किया था। उस इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत ये कहा गया था कि जो 560 से ज़ायद प्रिंसली स्टेट्स हैं हिंदुस्तान में, उनको ये इजाज़त है कि वो ये फैसला करें कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ जाना है या भारत के साथ जाना है या इंडिपेंडेंट रहना है। तो इसमें जो रियासत जम्मू कश्मीर के महाराजा थे, महाराजा हरी सिंह, उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना के साथ एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किया था, यानी जूं का तूं मुआहदा, जिसे मुआहदा कायमा भी कहते हैं, यानी कि हम पाकिस्तान में फ़िलहाल शामिल होना नहीं चाहते।
इसको कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जिसको बोलते हैं, उसने तस्लीम किया था कि ठीक है, हम इस मुआहदा कायमा को तस्लीम करते हैं, लेकिन इसके बावजूद एक अनप्रोवोक्ड अटैक किया गया। और खान साहब को मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूं कि 25 नवंबर को 1947 जब ये मेरे शहर में दाखिल हुए, यानी मीरपुर शहर में, तो दाखिल होते ही इन्होंने सबसे पहले वहां की हिंदू और सिख जो पॉपुलेशन थी उसका कत्लेआम शुरू किया। उनके मंदिर गिराने शुरू किए, उनके गुरुद्वारे जो है तबाह किए और गुरुद्वारों के अंदर जो लोग थे उनको गुरुद्वारों को आग लगा के जिंदा जलाया गया, हजारों की तादाद में। इस हमले के वक्त मेरे शहर मीरपुर में तकरीबन लगभग 75,000 हिंदू और सिख जो है मीरपुर डिस्ट्रिक्ट में रहते थे, जो हमारी कुल आबादी का 20% बनता है। लेकिन इनमें से सिर्फ 2,500 ऐसे खुशकिस्मत थे जो जम्मू कश्मीर की जो स्टेट फोर्सेस थी उनके जो पसपाई कर रहे थे जम्मू की तरफ, उनके साथ बच के निकलने में कामयाब हुई। और जो बच गए, पीछे रह गए थे, उनको अली बेग नामी एक जगह पर गुरुद्वारे मुंतकिल किया गया, ये कह के कि आप वहाँ, हम आपको इकट्ठा करेंगे और वहाँ से फिर हम आपको रावलपिंडी में रेड क्रॉस जो है उसके हवाले करेंगे और फिर रेड क्रॉस आपको जो है वो जम्मू भेज देगा। लेकिन हकीकत में जो अली बेग का गुरुद्वारा था उसको एक प्रिजन कैंप बनाया गया, और ये प्रिजन कैंप किसी भी तरह जूस के खिलाफ बनाए जाने वाले एल्शविट्स के जर्मन नाजी कैंप से मुख्तलिफ नहीं था। इस कैंप में तकरीबन 10,000 जो है वो लोगों को कत्ल किया गया और 5,000 हमारी जो ख्वातीन थी उनको अगवा किया गया। अच्छा, ये जब चल रहे थे थ्रू आउट कश्मीर, जम्मू जो हमारा इलाका है जिसको आज़ाद कश्मीर कहते हैं, ये असल में वेस्ट जम्मू है, ये जम्मू ही था। यहाँ से जब वो गुजर रहे थे तो उन्होंने रास्ते में भी बेशुमार ख्वातीन को अगवा किया, जिसमें बेशुमार मुसलमान ख्वातीन भी थी। खैर, जब ये इनको लेके आ रहे थे कैंप की तरफ, तो रास्ते में भी इन्होंने लोगों को चुन चुन कर जो है हिंदुओं को, सिखों को का कत्लेआम जो है वो जारी रखा। कई हमारी औरतें जो हैं उन्होंने खुदकुशियां कर ली, दरियाओं में किशन गंगा जो है, दरिया नीलम और दरिया जेलम में उन्होंने छलांगे लगा के अपनी जानें दे दी, और कई मर्दों ने भी जो है वो खुदकुशी की। तो इस के वाक़ये के दौरान 26 अक्टूबर को हमारा जो महाराजा थे हरि सिंह, उन्होंने भारत के साथ मुआहदा इल्हाक किया, यानी वो इंडिया के साथ जोड़ दी उन्होंने, यूनियन जो है हमारी रियासत को उसकी इंडिया की यूनियन में शामिल करने का एग्रीमेंट साइन कर दिया। ये जो एग्रीमेंट था, इसकी रोशनी में रियासत की तमाम इकाइयाँ जो है वो भारत का कानूनी हिस्सा बन जाती हैं, यानी कि गिलगित बल्तिस्तान, लद्दाख, वेस्ट जम्मू जिसको आज़ाद कश्मीर कहते हैं, जम्मू कश्मीर, ये तमाम इकाइयाँ जो हैं इनका मुआहदा किया गया। सिर्फ किसी एक छोटे से टुकड़े का मुआहदा नहीं था वो। तो इसके बाद फिर इंडिया की फ़ौज वहाँ आई और पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ वो लड़ी और पाकिस्तान की फ़ौज को हमने वहाँ से निकाल बाहर किया। अब आप कहते हैं कि अपनी ट्वीट में आप कहते हैं कि इंडिया ने इल्लीगल कब्ज़ा किया हुआ है जम्मू कश्मीर पे, तो आप प्लीज़ साबित करें ना कि कैसे उसने किया है, जबकि यूनाइटेड नेशन की करारदाद ने पाकिस्तान को एग्रेसर करार दिया है। पाकिस्तान, यूनाइटेड नेशन की करारदाद ने डिमांड की है कि पाकिस्तान अपनी सारी फ़ौजें जो है वो वहाँ से मकबूजा इलाकों से निकाले। तो आप अपने फैक्ट्स को ज़रा सही करें, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको जिनीवा कन्वेंशन के बारे में भी पता नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा जिनीवा कन्वेंशन जो है, फोर्थ जिनीवा कन्वेंशन, जो 12 अगस्त 1949 को जिसने अपने रूल सेट आउट किए थे, उसका मैं बताता हूं। उसके टाइटल पे लिखा है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियंस इन टाइम ऑफ वॉर। ठीक है, आर्टिकल 3(1) जो है कन्वेंशन का, वो क्लियरली ये बताता है कि पर्सन्स टेकिंग नो पार्ट
in the hostilities during wartime shall in all circumstances be treated humanely without any adverse distinction founded on race, color, religion, faith, sex, birth or wealth or any similar criteria। तो आप मुझे बताएं कि किस बुनियाद पे आपने हिंदुओं का कत्लेआम किया, सिखों का कत्लेआम किया, औरतों को अगवा किया और लोगों के म्यूटिलेट किया। तो आप तो इस आर्टिकल 3(1) के जो है मुताबिक मुजरिम तो आप लोग हैं, आपकी फौज है। इसी कन्वेंशन जो है, 4th जिनेवा कन्वेंशन के आर्टिकल 3(1) में ए, बी और सी सब सेक्शन जो हैं उनमें ये लिखा है कि जिनेवा कन्वेंशन प्रोहिबिट्स वायलेंस टू लाइफ एंड पर्सन, इन पर्टिकुलर मर्डर ऑफ ऑल काइंड्स, टेकिंग हॉस्टेजेस, outrages upon personal dignity, which means includes rape as well, carrying out executions, जो आप करते रहे मीरपुर से लेके अली बेग के रास्ते में समरी एग्जीक्यूशंस जो आप करते रहे। तो ये इसको आप ह्यूमन तो नहीं कह सकते। अब कहने का जो है वो मकसद ये है कि पाकिस्तान मुसलसल जिनेवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जियां करता है, आज भी कर रहा है और इल्ज़ाम भारत पे दे रहा है। और वही 2 नेशन थ्योरी का जो एक रिलीजियस जिंगोइज्म है जिसमें पूरे पाकिस्तान की मासूम अवाम को उसने ब्रेन वॉश करके रिलीजियस इंडोक्ट्रिनेशन के जरिए उनके सोचने समझने की सलाहियत को नम कर दिया है, वो सिलसिला आज भी जारी है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि जनवरी से लेके मार्च 2020 तक, ये जो साल में हम इस वक्त हैं, टोटल क्रॉस बॉर्डर फायरिंग जो पाकिस्तानी ट्रूप्स की तरफ से की गई है वो 1197 इंसिडेंट्स है। मुझे ये बताया जाए कि ये जो क्रॉस फायर हो रही है ये किस लिए हो रही है। मेरा हमेशा से ये कहना है कि ये क्रॉस फायर उस वक्त होती है जब पाकिस्तान ने अपने टेररिस्ट, जहादी टेररिस्ट जो है उनको बॉर्डर क्रॉस कराना होता है। अच्छा, मार्च का महीना ले लें आप, मार्च के महीने में 411 वायलेशंस की हैं पाकिस्तान ने सीज फायर लाइन की। हमला ये करते हैं, बमबारी ये शुरू करते हैं और उसके बाद खबर क्या आती है पाकिस्तान के टेलीविजन पे कि भारत ने LOC पर बिला इश्तियाल जो है वो बमबारी की है और उससे ये हो गया और उससे वो हो गया। हकीकत ये है कि हमला ये करते हैं पाकिस्तान वाले। तो आपसे मेरा सवाल है पाकिस्तान से कि आप कब तक ये 22 अक्टूबर 1947 से जो आपने वॉर ऑफ एग्रेशन हम पे शुरू की हुई है, ये कब तक आपने जारी रखनी है? ये ऑपरेशन गुलमर्ग अभी ख़त्म नहीं हुआ। हाँ, जो 22 अक्टूबर 1947 में जो इन्होंने हमला किया था उसका नाम इन्होंने ये रखा था ऑपरेशन गुलमर्ग। मैं ये समझता हूं कि ऑपरेशन गुलमर्ग अभी तक जारी है। वो ऑपरेशन कातलाना, सफाकाना, मुजरमाना जो ऑपरेशन गुलमर्ग है वो आज तक जारी है, अभी रुका नहीं। लिहाजा मैं समझता हूं कि इमरान खान को ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान आर्मी को न सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर वॉर क्राइम्स के लिए हेग की जो वॉर क्रिमिनल ट्रिब्यूनल है, यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो सब सेक्शन है वॉर क्राइम ट्रिब्यूनल, उसमें सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए नहीं बल्कि वजीरिस्तान में जो कत्लेआम आप लोगों ने किया उसके लिए, जो सिंध में आप कत्लेआम कर रहे हैं उसके लिए, और सबसे बढ़ के जो आपने ईस्ट पाकिस्तान जो था, जो आज बांग्लादेश है, वहाँ पे जो बंगालियों का आपने कत्लेआम किया है उसके लिए भी आपको ट्राई करना पड़ेगा। आपका ट्रायल होना चाहिए इंटरनेशनल वॉर क्राइम ट्रिब्यूनल में, और आपकी आर्मी को बैन करना चाहिए। जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी को आर्मी रखने की इजाज़त नहीं थी, जापान को रखने की इजाज़त नहीं थी, ऐसे ही पाकिस्तान को फौज रखने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए।
पाकिस्तान की फौज पूरी दुनिया में आतंक फैला रही है, पाकिस्तान की फौज पूरी दुनिया में दहशतगर्दों को एक्सपोर्ट कर रही है, मैन्युफैक्चर कर रही है, उनकी ट्रेनिंग कर रही है, उनको बाहर भेज रही है। और तमाम इस वक्त के जो अफगानिस्तान में बम धमाके हो रहे हैं, अगर आप गौर से देखें तो उनके ताने बाने भी जाकर इस्लामाबाद से मिलते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूं। अब हमारी मुलाकात होगी मंडे को। मैं 5वां एपिसोड लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल